Hello everyone, my name is Nandini Sharma and here I am with the second part of the क्वेश्चन सीरीज ऑन हेरिडिटी। तो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन, साथ में कुछ फिनोमिना भी देखे थे जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करके हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर जो है उसे फ्रेम करना है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि हम लोगों ने उस दिन मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमिना समझाया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन फिनोमिना में मैंने आपको बताया था गैमेटोफाइट के बारे में कि उसे गैमेटोफाइट कहते हैं या फिर उसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैंने गलती से आपको बोल दिया था कि उसको हम लोग ओवरी भी कहते हैं, ओवरी नहीं कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो ओवरी है वो इसको एम्ब्रियो सैक को होल्ड करके रखती है, ठीक है, उसको पकड़ कर रखती है और तो इसलिए उसे बोलते नहीं है। इसके दो ही नाम है, या तो गैमेटोफाइट बोलते हैं या फिर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं और ये पार्ट है, ओव्यूल का ही पार्ट है ये। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा हुआ है why is the F1 progeny always of a tall plant when a tall pea plant is crossed with a short pea plant? That means कि इसके फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम लोग टॉल पी प्लांट को किसी शॉर्ट पी प्लांट के साथ में क्रॉस कराते हैं तो हमेशा जो F1 प्रोजेनी मिलती है वो टॉल ही मिलती है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों ने करके भी देखा था कल कि हम लोगों के एक टॉल कैरेक्टर है, उसकी क्रॉसिंग जब हम लोग उसके रिसेसिव के साथ में कराते हैं, ठीक है, उसके रिसेसिव वाले शॉर्ट पी प्लांट के साथ में कराते हैं तो यहाँ पे गैमीट बना टी, यहाँ पे गैमीट बना स्मॉल टी, दोनों की क्रॉसिंग कराई तो आपके पास में क्या है F1 प्रोजेनी ये। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी हमारी कभी इस तरह की कंडीशन बने कि एक डोमिनेंट जीन हो या फिर एक डोमिनेंट एलील हो, एक रिसेसिव एलील हो, तो हमेशा जो डोमिनेंट वाला होता है वो ही अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव को शो होने नहीं देगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी वजह से जितने भी प्लांट होंगे वो सब कैसे होंगे, टॉल कैरेक्टर वाले होंगे। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इसका आंसर ये है। तो आपने यहाँ पे देखा इस क्रॉस में कि हम लोगों को जो F1 प्रोजेनी मिली है वो कैसे मिली है, टॉल मिली है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमेशा हमें टॉल ही प्रोजेनी मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉल कैरेक्टर ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो टॉलनेस है या फिर जो ये टॉल कैरेक्टर है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और मैं आपको पहले ही ये चीज बता चुकी हूँ कि हमेशा जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ में कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगर कहीं पे डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो अपने आप को शो करेगा ही करेगा। और स्मॉल टी यहाँ पे क्यों एक्सप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि वो रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमेशा रेसेसिव और डोमिनेंट में जीत किसकी होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर की, तो इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमारा यहाँ पे शो होता है। और हमेशा क्या होता है कि जब भी हम किसी दो ट्रेड्स के बीच में, मतलब किसी भी कैरेक्टर के दो फॉर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, हाइट, हाइट की दो फॉर्म है, या तो वो बड़ी होगी या फिर वो छोटी होगी। तो जब भी हम किसी भी कैरेक्टर की दो ट्रेड्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं तो जो हमारी F1 जनरेशन मिलती है वो सिर्फ एक ही ट्रेड शो करती है। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रेड शो करती है जो कि डोमिनेंट होती है। बात हर तरीके से वही कही जा रही है कि जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को शो करेगा। इसीलिए F1 प्रोजेनी में जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो हमें सारे टॉल मिलते हैं, क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो डार्कनेस है वो रेसेसिव कैरेक्टर है और हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये रीजन है। यहाँ पे ये रीजन सिंपल लिखा हुआ है कि जो F1 प्रोजेनी है वो हमेशा एक ट्रेड शो करती है, दैट मींस एक ही पेरेंट प्लांट का ट्रेड शो करती है, वो भी कौन सा, जो कि डोमिनेंट होता है। ठीक है, जो कि डोमिनेंट होता है। आप यहाँ पे और भी चीजें लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। अगर ये जो क्वेश्चन है वो ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है तो आप इसमें बता सकते हो कि जब भी हम लोग किसी भी दो ट्रेड्स के बीच में क्रॉसिंग कराते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि whenever two trades are crossed, the F1 plants show only one of the trait.
और वो कौन सा ट्रेट होगा? ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर। और वो ट्रेट कौन सा होगा? दिस ट्रेट इज यस डोमिनेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। और जो दूसरा ट्रेट है, ठीक है, एक तो हो गया डोमिनेंट, और जो दूसरा ट्रेट है द अदर ट्रेट कौन सा है? डार्कनेस, जो स्मॉल कैरेक्टर के लिए, जो छोटे प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डज नॉट एक्सप्रेस itself, hence it is called recessive, ठीक है, is called recessive। तो जो नहीं कर पाएगा उसे recessive कहते हैं, इसलिए ही वह नहीं कर पाता, इसलिए ही हमें खाली टॉल कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जब भी हम दो ट्रेड्स को किसी भी कैरेक्टर के ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, उन्हें क्रॉस कराते हैं तो हमेशा F1 प्लांट्स में जो ट्रेड डोमिनेंट होगा वही शो होगा। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन में इसके साथ में ये चीज भी एड ऑन कर लेना, तो आपका जो आंसर है एकदम परफेक्टली आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी में आपको क्रॉसिंग भी दिखाई है, आप चाहे तो ये ऑल्दो ये भी आपकी जो है क्रॉसिंग में वही चीज दिखाई जा रही है कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स आ रहे हैं, और जो मैंने आपको करके दिखाई है वो भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको पूछा है कि हाउ इज F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम F1 प्रोजेनी, गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो F2 प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेशन से मिलती है F1 प्रोजेनी के, वो F1 प्रोजेनी से कैसे अलग होती है, इसके बारे में आपको बताना है। आई नो थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाती हूँ। जब हम लोगों ने ऐसे इनकी जो क्रॉसिंग की थी, ठीक है, उससे हमें जो फर्स्ट जनरेशन मिली थी वो इस तरह की मिली थी। लेकिन जब हम इस F1 जनरेशन को उठाकर दोबारा से इसकी क्रॉसिंग कराते हैं इसी के साथ में, दैट मींस सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो उस केस में जो हम लोगों को F1 जनरेशन मिलती है, सॉरी उसकी जो F2 प्रोजेनी मिलती है, F2 जनरेशन मिलती है, वो अलग क्यों होती है? यहाँ पे जो हमें F2 जनरेशन मिलेगी वो F1 जनरेशन से कैसे अलग है, सिंपली ये चीज पूछी है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अब आपको पता है कि F1 जनरेशन आपका मतलब होता है जो फर्स्ट जनरेशन, आपको सबसे पहले जब आप क्रॉसिंग कराते हो किसी भी दो पेरेंट्स के बीच में, कोई P1 P2 पेरेंट है, इनके बीच में आपने क्रॉसिंग कराई, इनसे जो आपको सबसे पहली जनरेशन मिलती है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ये जो जनरेशन होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एग्जैक्टली एक पेरेंट को रिजेंबल करती है, ठीक है, एक पेरेंट को रिजेंबल करती है, मतलब कि एक के ट्रेट या कैरेक्टर को शो करती है। जैसे यहाँ पे जितने भी आपको मिले थे फर्स्ट पार्ट में, वो कैसे थे? टॉल प्लांट थे। तो मतलब उसने एक पेरेंट के कैरेक्टर को ही चूज किया अपने आप में एक्सप्रेस होने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि इसमें और कोई कैरेक्टर भी देखने के लिए मिला है, सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आया है, टॉल कैरेक्टर। तो F1 जनरेशन में ये चीज होती है कि उसमें सिर्फ आपको एक ही पेरेंटल टाइप देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब F2 प्रोजेनी होती है, वो आप कैसे ऑब्टेन कर रहे हो कि F1 का जो रिजल्ट है, अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेनी मिली, ठीक है, इस प्रोजेनी को जब आप इसी के साथ में सेल्फ क्रॉस करा रहे हो, तो उससे जो आपको प्रोजेनी मिलती है, दैट मींस F2 जनरेशन, वो ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली एक पेरेंट को कॉपी कर रही है या फिर एग्जैक्टली एक पेरेंट को रिजेंबल कर रही है, ऐसा तो नहीं है। वहां पे आपको दोनों कैरेक्टर्स दिखते हैं एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, ठीक है, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में। मैं इक्वल प्रोपोर्शन नहीं बोल रही हूँ, मैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन बोल रही हूँ, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, फिक्स प्रोपोर्शन में वो आपको मिलते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, उसमें कैसे मिले थे आपको? 3:1 कि 3 टॉल थे और एक डॉर्फ था। तो F2 जनरेशन में क्या होता है? आपको दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देखने के लिए मिलते हैं प्रोजेनी में, ठीक है। जो F2 प्रोजेनी है उसमें दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन में। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि F2 प्रोजेनी, यहाँ पे F2 आएगा, F2 प्रोजेनी obtained by self pollination of F1 progeny is different from F1 progeny because both the parental traits are expressed in a definite proportion in F2 generation। कि जो F2 जनरेशन में आपको पेरेंट्स मिलते हैं, सॉरी जो F2 प्रोपोर्शन जनरेशन में आपको
ऑफ स्प्रिंग्स मिलते हैं, वो दोनों पेरेंट के ट्रेड्स को शो करते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन में। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का जब हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो हमें कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिला था, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था वो क्रॉस, उसको मैंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, उसी के साथ में क्रॉसिंग कराई है। क्रॉसिंग कराने के बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन कराया है, गैमीट्स बनाने के बाद में उनकी क्रॉसिंग कराई। तो क्रॉसिंग किस तरीके से होती है, एक बार ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ जाएगा, फिर यही वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ जाएगा। ठीक है, पहले इस तरीके से क्रॉसिंग होगी, फिर सेकेंड टाइम क्रॉसिंग कैसे होगी, ये जो स्मॉल टी है ये वाला स्मॉल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ जाएगा, यही वाला सेम स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 3 टॉल मिले हैं, एक डॉर्फ मिला है, मतलब दोनों ही पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें आए हैं। जो सबसे पहले आपके ओरिजिनल पेरेंट्स थे उनके जो कैरेक्टर्स थे वो दोनों के दोनों ही इसमें शो हुए हैं एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, जो कि है 3:1 रेशियो। तो इसीलिए ये अलग होता है। ठीक है, इसीलिए ये अलग होता है क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, जबकि F1 में सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर को वो रिजेंबल करती है प्रोजेनी। ठीक है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपने इन 2 ऑब्जर्वेशन से या इन 2 पॉइंट से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने क्या सीखा या क्या चीज आपको पता चली। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे एक लॉ जो है मेंडल के लॉ थे 3, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट था, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जो अभी आगे मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन की फॉर्म में, क्योंकि वो कई बार आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मेंडल के लॉज जो है उन्हें एक्सप्लेन करो। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी तीनों लॉज के बारे में। बेसिकली यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, आपको ये पता चला कि देयर आर अ पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर। ऑफ कोर्स हर एक कैरेक्टर के आपके मतलब एक पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, या फिर आप यूं कहें कि जैसे हाइट एक कैरेक्टर हो गया, अब इसके एक पेयर होगा, दैट मीन्स कि या तो वो शॉर्ट होगी या फिर वो आपकी टॉल होगी या फिर डॉर्फ या फिर शॉर्ट होगी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दिया है टॉलनेस। ठीक है, When gametes are formed, these factors segregate. जब gametes बनते हैं जैसे कि यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये जो दोनों फैक्टर्स एक साथ हैं, ये क्या होगा, सेग्रीगेट, मतलब कि अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, अलग अलग क्यों हुए, जैसे कि एक गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाए, ऐसा ना हो कि एक गैमीट में दोनों के दोनों ही जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ना हो कि एक फैक्टर में, एक गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाए। इसीलिए क्या होता है, जब गैमीट्स बनते हैं तो ये जो दोनों फैक्टर्स है, पेयर है, ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि इन दोनों ऊपर वाले पॉइंट्स में हो रहा है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि मेंडल ने बताया था कि जब भी हम लोगों के गैमीट्स फॉर्मेशन का टाइम आता है या गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो जो आपके हर एक कैरेक्टर के फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं किसी भी कैरेक्टर की। जैसे कि यहाँ पे हाइट की अगर मैं लूं तो यहाँ पे 2 फॉर्म्स हैं, एक है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक टॉल कैरेक्टर दिखा रहा है और एक डॉर्फ को दिखा रहा है। तो क्या होगा, जब इनके गैमीट्स फॉर्मेशन होंगे तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कि एक गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाए। ठीक है, तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। आई होप ये तीनों के तीनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट इट इज पॉसिबल दैट अ ट्रेट इज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मेंडल ने ये चीज कैसे बताई कि एक ट्रेट जो इनहेरिट हो रहा है, मतलब आपको आपके पेरेंट्स से मिल तो रहा है लेकिन आप में वो ट्रेट शो नहीं हो रहा। जैसे कि अभी हम लोगों ने जो ये क्रॉसिंग के बारे में बात की थी, यहाँ पे जब हम लोगों ने ये टॉलनेस और डॉर्फनेस के बारे में बात की थी, तो ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट से उसके पास में डॉर्फ कैरेक्टर आ ही नहीं रहा, कैरेक्टर तो आ रहा है ऑफस्प्रिंग के पास में, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मतलब इनहेरिट हुआ है, पेरेंट से आया है लेकिन बच्चे में शो नहीं हो रहा। तो ये चीज कैसे बताई थी मेंडल ने, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने इसके बारे में बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के मदद से। तो इसमें भी यही चीज मेंडल ने बोली। उन्होंने क्या किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये स्पेलिंग में यहाँ पे गलती है, मोनो है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने बताया था कि हम जैसे कि 2 कैरेक्टर लेते हैं,
एक टॉल कैरेक्टर ले लिया, एक उसका डॉर्फ कैरेक्टर ले लिया। जब मैंने इन दोनों की क्रॉसिंग कराई तो मुझे F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे मिले, टॉल प्लांट मिले। कैसे मिले, टॉल प्लांट मिले, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस F1 जनरेशन का दोबारा से सेल्फिंग कराई इसी के साथ में, तो मुझे जो F2 जनरेशन मिली वो कैसे मिली, उसमें मुझे एक स्मॉल टी मिला और बाकी जो 3 थे वो टॉल मिले। याद नहीं कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 75% टॉल मिले और सिर्फ 25% ही मुझे डॉर्फ कैरेक्टर या शॉर्ट कैरेक्टर मिले। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो F1 प्रोजेनी है, ठीक है, जो F1 प्रोजेनी थी उसने इनहेरिट तो किए हैं दोनों कैरेक्टर। उसके पास टॉल कैरेक्टर भी आया, उसके पास शॉर्ट भी आया, क्योंकि अगर उसके पास ही नहीं आता तो F2 जनरेशन में भी आपको दोनों कैरेक्टर देखने के लिए नहीं मिलते। तो इससे ये तो साबित हो गया कि उसके पास में भी दोनों कैरेक्टर थे F1 जनरेशन के पास में। सिर्फ अंतर क्या आया कि वहां पे जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो अपने आप को शो नहीं कर पाया डोमिनेंट कैरेक्टर के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि वहां पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट था तो उसमें जो रिसेसिव वाला कैरेक्टर है उसको शो ही नहीं होने दिया। इसीलिए वहां पे F1 जनरेशन वाले केस में आपको जो डॉर्फ कैरेक्टर है वो देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है, पर वो इनहेरिट हुआ है, वो आया है उसके पास में। तभी तो जब उसकी दोबारा क्रॉसिंग कराई गई F2 जनरेशन के लिए तो वहां पे वो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स दिखाई दिए, ठीक है। तो इससे मैंडल ने बताया कि कोई ट्रेट जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इनहेरिट हो जाए लेकिन एक्सप्रेस ना हो पाए। क्यों? क्योंकि उसके साथ में वहां पे कोई और डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट हो जो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे, ठीक है, जो उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दे, होने ही ना दे। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस है घूम फिर के बात एक ही तरह की आती है यहाँ पे, बट आपको याद क्या रखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे भी जा सकता है, आपको घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑब्टेन्ड इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटाइपिक रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया जब आप केवल फिजिकल अपीयरेंस देखते हो और कुछ नहीं देखते हो, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल का जो फिनोटाइपिक रेशियो वाला जो क्रॉस था उसमें उन्होंने क्या कैसे ऑब्टेन किया था, चलिए इसको हम क्रॉस से ही समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी प्रॉब्लम आती है करने में, तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होती है। तो उन्होंने 2 तरह के कैरेक्टर लिए, राउंड येलो सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड, ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले डाइहाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं इसे, आई थिंक अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। डाइहाइब्रिड क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए। कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, एक तो ली थी उन्होंने सीड का कलर कि वो ग्रीन है या फिर येलो है, दूसरा लिया था उसका शेप कि वो राउंड है या फिर रिंकल्ड है, ठीक है, मतलब कि पूरी एकदम गोल गोल है, या फिर जैसे जब हम लोग चने वगैरह को स्टोर करके रखते हैं तो वो ड्राइड फॉर्म में से सिकुड़ हुए नहीं हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, इसी तरीके से रिंकल्ड शेप में। अब ये जो उन्होंने ग्रीन और राउंड लिए थे दोनों डोमिनेंट ट्रेट थे और ये जो नीचे वाले दोनों थे ये रिसेसिव ट्रेट थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया 2 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है, एक लिया राउंड ग्रीन, उसको उन्होंने क्रॉस कराया था रिंकल्ड येलो। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। हमेशा जो भी हम लोग एक डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो भी सिंबल हम असाइन करते हैं, जिस भी सिंबल से डोमिनेंट कैरेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो, हमेशा उसी के रिसेसिव को या उसी के स्मॉल लेटर्स को आप उसके रिसेसिव कैरेक्टर को शो करने के लिए यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन है तो आपने जी लिख लिया, यहाँ पे येलो है तो आप वाई लिखोगे, ऐसे नहीं करते। जो भी डोमिनेंट ट्रेट है उसके लिए जो भी सिंबल आप यूज कर रहे हो उसी का स्मॉल अल्फाबेट आप यूज करते हो उसके रेसेसिव कैरेक्टर के लिए, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे 2 तरह के कैरेक्टर्स थे, क्यों, इसलिए इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। अब मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी, ये 2 आर सेम है तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, एक आर, और ये जी सेम है तो यहाँ से भी एक जी ले सकते हैं। तो ये क्या बन गए, हमारे गैमीट्स बने, ठीक है, क्या बने, गैमीट्स। अब क्या है, यहाँ से हमारे पास आ गया एक गैमीट और यहाँ पे भी हमारे बन गए ये वाले गैमीट। इन दोनों का आपने कराया क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी। ये लिखने का तरीका होता है
कि जिसका आपका आप कैपिटल लेटर ले रहे हो फिर उसी का स्मॉल लेटर लिखते हैं, फिर जिसका कैपिटल लेटर उसी का स्मॉल लेटर, ठीक है। इस तरीके से इनको लिखा जाता है, एक सिक्वेंशियल तरीका होता है लिखने का। तो यहां से आपको पता चल रहा है दो डोमिनेंट ट्रेड यहाँ पे प्रेजेंट है, एक कैपिटल आर एक कैपिटल जी। तो मतलब ये जो स्मॉल आर और स्मॉल जी है ये तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल आर कौन सी फीचर को या कौन सी कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहा है, राउंड, ठीक है। और कैपिटल जी कर रही है ग्रीन को। तो यहाँ पे ये वाले जो ऑफ स्प्रिंग होंगे F1 वाले कैसे होंगे, राउंड ग्रीन, सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड ग्रीन। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग, यानी कि इसकी जो हमें F1 जनरेशन मिली है इसकी इसी के साथ में क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे। अब दोबारा से जब आप क्रॉसिंग कराओगे तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताती हूँ इसको बनाने का, कि हम गैमीट्स कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। ये एक क्लासिकल मेथड होता है गैमीट्स के बारे में पता करने के लिए। तो ये मैं आपको भी बताती हूँ कि कैसे पता कर सकते हो आप। देखो क्या करो, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दो तरह के कैरेक्टर है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, एक कैपिटल जी स्मॉल जी है। कोई भी एक पेयर उठा लो, कोई भी एक पेयर उठा लो, चाहे आर वाला पेयर उठाओ चाहे फिर जी वाला पेयर उठाओ। सपोज मैंने आर वाला पेयर उठा लिया, मैं आपको दोनों से करके दिखा देती हूँ। और अगर मैंने जी वाला उठाया, ठीक है, अगर मैंने आर उठाया तो मैंने आर के दोनों जो पेयर थे उन्हें ऐसे ऐसे लिख लिया। अब ये दोनों पेयर तो यहाँ पे आ गए, इनके अलावा क्या बच रहा है, सिर्फ कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो एक साइड लिखो कैपिटल जी, एक साइड लिखो स्मॉल जी। इस वाले आर के पास में भी यही बचा, क्योंकि ये वाला पेयर तो पूरा आ गया, तो यहाँ पे भी कैपिटल जी बचा, स्मॉल जी बचा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपस में, यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल जी की मल्टीप्लाई करी तो आर जी बना, यहाँ पे भी ये बना, फिर यहाँ पे ये और ये। मैथ्स तो सबको आती है, ऑफ कोर्स 10th क्लास के बच्चे, इतनी मैथ्स तो सबको आती है। अब अगर मैं यहाँ पे जी लेके करती तो अगर मैंने जी के दोनों, जी का पूरा पेयर उठा लिया तो यहाँ पे सिर्फ आर का पेयर बचा दोनों जगह, ठीक है। तो अब भी क्या होगा आपका, आर जी और जी आर जी। यहाँ पे भी क्या हुआ, आर जी और जी आर। समझ रहे हो, दोनों जगह अगर आप चेक करोगे तो सेम ही गैमीट्स बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि गैमीट्स अलग अलग बने, अगर मैंने जी लिया है तो अलग बने, आर लिया है तो अलग बने, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप गैमीट्स ऐसे फॉर्म कर सकते हो, किसी भी एक पेयर को उठाओ और बाकी जो पेयर बचता है उसको इस तरीके से लिखकर उसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको गैमीट्स इजीली पता चल जाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में। अब मेरे पास ये 4 गैमीट्स बन के आ गए। अब ये 4 गैमीट्स मेल के भी हैं और ये 4 गैमीट्स फीमेल के भी हैं। तो अब अगर आप इसको क्रॉसिंग के लिए करोगे, ठीक है, इसको हम बनाते हैं क्रॉसिंग के लिए। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले यहाँ पे एक कैपिटल आर कैपिटल जी, कैपिटल आर स्मॉल जी, स्मॉल आर कैपिटल जी, स्मॉल आर स्मॉल जी। यहाँ पे भी यही सेम होंगे क्योंकि जो मेल के हैं वही फीमेल के होंगे, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, वही जैसे मैंने आपको मोनोनगेट भी बताया था कि किस तरीके से बनते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होती है, वही चीज करेंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा, आर आर जी जी, यहाँ पे आएगा आर आर जी जी। आप सब अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि आपको आया है या फिर नहीं आया है। फिर बाद में आप क्रॉस चेक करना कि जो मैंने लिखे हैं कि वही सेम आपके में है या नहीं है। नहीं है तो फिर आप अपनी मिस्टेक ढूंढना कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है। बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक बार समझने की जरूरत है, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट होता है ये वाला, और बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां इसी में करते हैं, ठीक है। जब मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ तो उसमें भी बच्चे स्टार्टिंग में मिस्टेक करते हैं, लेकिन बाद में फिर अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका बना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल जी स्मॉल जी। आपको यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब कि आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है उसकी, ठीक है। इंटरनल कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से जीन से बना है, सिर्फ एक्सटर्नल पूछा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारी कितने नंबर ऑफ जीन्स, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आए प्रोजेनी के, 16, ठीक है। ये 4 है, 4 रोज है तो 4 4 16, 16 आपके क्या बने हैं यहाँ पे, प्रोजेनी बने हैं। आई थिंक ये वाली चीज मुझे इरेज कर देनी चाहिए जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ आपको काउंट करना है, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा कैरेक्टर आपको कितनी बार मिला है, ठीक है, कि राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, इस तरीके से कितने तरह के आपके पास कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो दोनों ही डोमिनेंट है, मतलब ये क्या है, राउंड ग्रीन, ये है राउंड
ग्रीन। अब देखो राउंड ग्रीन हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। राउंड ग्रीन यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी दो डोमिनेंट है तो ये भी राउंड ग्रीन है, नंबर हो गए 2। ये भी राउंड ग्रीन है 3, राउंड ग्रीन 4, राउंड ग्रीन 5। ये नहीं है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो राउंड तो ठीक है लेकिन यहाँ पे स्मॉल जी आ रहा है, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, तो ये तो नहीं है। फिर नेक्स्ट वाला देखोगे तो भी आपको राउंड ग्रीन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो अब कितने हो गए? 5 हो गए। यहाँ पे भी नहीं है, 6 हो गए, 7 हो गए, उसके बाद में यहाँ पे 8 हो गए, और फिर हमारे पास में यहाँ पे हम लोगों ने कहीं मिस्टेक की है, एक बार दोबारा इसको काउंट करते हैं, ठीक है? तो चलिए एक बार दोबारा काउंट करते हैं। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने मिले टोटल? 9। पहला हो गया राउंड ग्रीन। दूसरा आपको दिख रहा है ये वाला कैरेक्टर था जो सेकंड अलग आया था हमारा, तो ये क्या है? राउंड, और स्मॉल जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? येलो। तो अगला हमारा आया राउंड येलो। अब राउंड येलो कितने हैं? 1। आगे आप चेक करिए कितने होंगे राउंड येलो, जिसमें स्मॉल जी मिल रहा है, कैपिटल आर मिल रहा है 2, एंड वन मोर इज यहाँ पे आपको 2 मिल रहे हैं, बट 3 आएंगे, तो आप देखिए हम लोगों ने कहां पे मिस्टेक की है। तो हम लोगों को मिल गई 1, ये सेकेंड, एंड दिस वन इज थर्ड। कितने हैं? 3, ठीक है, ओके। उसके बाद में फिर आप अगर देखोगे नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल जी ग्रीन को कर रहा है। तो नेक्स्ट आपको मिल रही है रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? 1 2 एंड 3। कितने हैं? 3। और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको मिल रहा है, क्या? रिंकल्ड येलो। सिर्फ एक ही जगह आपको ऐसा मिल रहा है जो कि रिंकल्ड येलो है, तो वो कितना है? सिर्फ 1। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये फिनोटिपिक जो रेशियो आया है वो कितना आया है? इसका डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आया है 9:3:3:1। मतलब कि 9 है जो राउंड ग्रीन है, 3 है जो राउंड येलो है, 3 है जो रिंकल्ड ग्रीन है, और 1 है जो रिंकल्ड येलो है। यहाँ पे आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में मिल रहे हैं, जैसे कि राउंड ग्रीन मिले हैं, रिंकल्ड येलो भी मिले हैं, और कुछ आपको न्यू कॉम्बिनेशंस मिले हैं। तो जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जो क्रॉसिंग का रिजल्ट होता है वो होता है 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आप यहाँ पे आराम से इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉ बताने मेंडल के कौन कौन से लॉ थे उसके इनहेरिटेंस के। 3 लॉज दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस में वही चीज कि अगर कभी भी हमारे पास होमोजाइगस इंडिविजुअल है, देखो होमोजाइगस का मतलब होता है जब दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं किसी भी कैरेक्टर के वो सेम होते हैं, जैसे दोनों ही कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये होता है होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन हो कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो जब भी आप दो होमोजाइगस इंडिविजुअल की क्रॉसिंग कराते हो एक या एक से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ में, तो वहां पे क्या होता है, आपको जो F1 हाइब्रिड्स होते हैं वहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत बार कि हमें डोमिनेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जब भी हम ऐसे क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की बहुत बार अब तक हम करा चुके हैं क्वेश्चंस में। तो आपको ये याद रखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी दो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की क्रॉसिंग कराते हो किसी भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ में, तो आपको वहां पे हमेशा F1 प्रोजेनी में जो इंडिविजुअल्स मिलते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करते हैं, ठीक है? या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होगा कि अगर कहीं पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है उसके साथ में कौन सा और कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसे कोई मतलब नहीं है, अगर वो प्रेजेंट है तो वो शो होगा ही होगा, ठीक है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे जो पेयर ऑफ फैक्टर्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे कि एक गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाए। जैसे कि ये दो हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे जिससे एक गैमीट में सिर्फ एक ही फैक्टर जाए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किसी भी क्रॉस में
उसका इनहेरिटेंस हो जाना, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी दो कैरेक्टर्स को लेके आप क्रॉसिंग करा रहे हो, जैसे कि अभी हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉसिंग कराई, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर राउंड जो शेप है उसने ग्रीन वाले कैरेक्टर को शो नहीं होने दिया या ग्रीन वाले कैरेक्टर ने राउंड वाले कैरेक्टर को शो नहीं होने दिया, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो ऐसा नहीं होता कि अगर दो कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को रोक दे, ऐसा नहीं होता। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का यही कहता है कि अगर कभी भी दो से ज्यादा, मतलब कि एक पेयर से ज्यादा अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को एक्सप्रेस ना होने दे, ठीक है। दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे, अपने अपने गैमीट्स में जाएंगे, ठीक है। तो ये बोलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल के तीनों लॉज थे। 8th क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट को क्रॉस कराते हो रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट के साथ में, तो जो सीड प्रोडक्शन होता है F1 जनरेशन में वो कौन सा होगा, आपको F1 जनरेशन में कैसे मिलेंगे। ये अभी हम लोग बिल्कुल अभी हम लोगों ने क्रॉसिंग की थी, कैसी मिली थी, सारे के सारे F1 जनरेशन में राउंड ग्रीन, ठीक है। तो आंसर आपके सामने क्या है, राउंड ग्रीन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको F1 जनरेशन में क्या मिली है, राउंड ग्रीन कलर की मिली है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा राउंड ग्रीन, ठीक है, करेक्ट कर लेना। तो राउंड ग्रीन तरह की आपको सीड मिलेंगी, ठीक है, ओके। बट अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपको इस क्वेश्चन में एक चीज चेंज कर दी है। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, राउंड और ग्रीन को डोमिनेंट कैरेक्टर लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो राउंड तो डोमिनेंट ही है क्योंकि कैपिटल लेटर्स में है, लेकिन ग्रीन जो है उसको स्मॉल लेटर्स में दिखाया गया है, मतलब कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे येलो जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है क्योंकि उसको आपको कैपिटल लेटर्स में दिखाया गया है। तो आपको क्वेश्चन देखकर समझना भी है कि ये इनमें डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। तो आपको यहाँ पे जो नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस है उससे ये अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन है उसको स्मॉल लेटर्स में दिखाया है और जो येलो है उसको कैपिटल लेटर्स में दिखाया है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो राउंड येलो ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर येलो है तो वो ही शो होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही तो F1 जनरेशन में शो होता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा, राउंड येलो ही शो होगा। फिर आप नीचे इसकी चेक क्रॉसिंग करके देख लो, क्या किया आपने, आपके पास में है राउंड ग्रीन, आपने उसकी क्रॉसिंग कराई है रिंकल्ड येलो के साथ में, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, यहां से आपको मिला RY गैमीट और यहां से आपको मिला स्मॉल r कैपिटल Y गैमीट। इन दोनों की क्रॉसिंग कराई, आपके पास में आया ये। अब यहाँ पे जो कैपिटल R है वो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल Y है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो प्रोजेनी आएगी वो कैसी आएगी, राउंड एंड येलो टाइप की आएगी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक जाइगोट है जिसके पास में X क्रोमोसोम है जो उसने अपने फादर से इनहेरिट किया है, तो वो बॉय बनेगा या फिर गर्ल बनेगी, या फिर जो X क्रोमोसोम है वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, या फिर बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। दैट मीन्स कि इन्होंने कंडीशन दी है कि एक जाइगोट है जिसके पास में उसके पापा से X क्रोमोसोम गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये फादर है, ये मदर है, मदर से तो X ही जाएगा हर कंडीशन में, यहाँ पे होते हैं 2, तो यहाँ पे बोला है कि इसके पास में X क्रोमोसोम गया है, यानी कि बच्चे के पास में ये कंडीशन बनी है। तो अब आपको पूछा है कि अगर आपको ये चीज बता दी है कि फादर से X क्रोमोसोम गया है तो वो बच्चा क्या बनेगा, एक लड़का बनेगा या एक लड़की बनेगी, या फिर X क्रोमोसोम से आप पता ही नहीं लगा पाओगे, या फिर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, दोनों चांसेस हैं। तो आपको पता ही है, ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी अगर कंडीशन ऐसी बने, अगर फादर भी X डोनेट ही कर रहा है क्रोमोसोम और मदर से तो X आते ही आता है, तो हमेशा जब XX वाली क्रोमोसोम की कंडीशन बनती है तो वो हमेशा गर्ल में डेवलप होती है और कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन हमेशा, यही आपको एक्सप्लेनेशन में दी हुई है कि ह्यूमंस हमेशा XX XY मैकेनिज्म को यूज करते हैं। इसको इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, जैसे ग्रास होपर्स में अलग टाइप का होता है, बर्ड्स के केस में अलग टाइप का होता है, तो ह्यूमंस के केस में X और Y क्रोमोसोम का होता है। वीमेन के पास में X क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल के पास में XY होता है। जितने भी चिल्ड्रन हैं, अगर उन्होंने X क्रोमोसोम मदर से इनहेरिट किया है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि मदर के पास सिर्फ है ही X, ठीक है,
तो उससे आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, क्योंकि उससे तो एक्स ही आना है हर केस में, मदर से वो डिटरमाइन नहीं कर सकती है। लेकिन अगर फादर से उसके पास में कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है वही बताएगा कि बच्चे का जो सेक्स है वो क्या है, ठीक है, वो लड़का है लड़की है क्या है। तो एक चाइल्ड जो एक्स क्रोमोसोम को अपने पापा से इनहेरिट कर रहा है वो हमेशा एक गर्ल बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर वो वाई क्रोमोसोम इनहेरिट कर रही है, एक्स वाई कंडीशन आ रहा है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, बॉय, हमेशा लड़का बनता है। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर क्वेश्चंस को मैं इसमें इन्वॉल्व करूं, इंक्लूड करूं। और मैंने मोस्टली जो पूरा हेरिडिटी चैप्टर है, क्योंकि इवोल्यूशन तो कट हो गया है, हेरिडिटी में जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस और फिनोमिना मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यू है रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर हम उसके बारे में दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इसके बारे में। और आपको हेल्पफुल है या नहीं है ये चीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।